कृपया सहयोग करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, साहिस्ता ने निवेदन करते हुए कहा। ओम ने अधूरे मन से सिर हिलाया। डॉक्टर तेज और एलसीडी ने मोटे तारों एवं केबल को ओम के शरीर से जोड़ा। कुछ ही क्षणों में ओम ने खुद को जकड़ा हुआ पाया। तार उसके छाती, हाथ व पैरों से दो विपरीत दिशाओं में जा रहे थे। उसके सिर से जुड़े हुए तार आगे कंप्यूटर एवं मशीन से जुड़ी थी, जो वहीं दूसरी तरफ प्रोजेक्ट स्क्रीन से जुड़ी हुई थी, और बाकी के सभी सीधे लाइट डिटेक्टर में जा रहे थे। डॉक्टर बन्ना और एलसीडी ने अपने हिस्से की तैयारी कर दी थी और ओम ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। साहिस्ता ने अभिलाष की सहायता से अपने प्रश्न तैयार कर लिए थे। सभी शुरू करने के लिए तैयार थे। सभी लाइनें बंद कर दी गईं। अंधेरा छा गया था। जो रोशनी मौजूद थी वह कंप्यूटर स्क्रीन से आ रही थी। एलएसडी ने अपने सिस्टम पर कुछ बटन दबाए और आखिर में एंटर दबा दिया। जैसे ही उसने यह किया, कुछ पिनों ने कागज पर ग्राफ की आकृति बनाते हुए कुरेद दिया। कुछ क्षणों के लिए स्क्रीन पर कुछ छवियां प्रदर्शित हुई और चली गईं। ओम ने अपनी आंखें खोल दी थी। जब ओम की आंखें खुली होती थीं, तब स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखता था। जैसे ही वह पलक झपकाता, कमरे में रोशनी बढ़ जाती। स्क्रीन पर दिन के समय, स्थान, लोगों का पहनावा, मौसम, संस्कृत प्रदर्शित हो रहा था। इन सब का कोई मतलब न निकलते हुए सब कुछ बहुत तेजी से चल रहा था। कमरे में गार्ड चौकन्ने हो गए थे और किसी अनचाही प्रक्रिया से बचने के लिए उन्होंने अपनी बंदूकें लोड कर ली थी, क्योंकि ओम के विचार बहुत तेजी से बदल रहे थे। साहिस्ता को एहसास हुआ कि ओम के विचारों को नियंत्रित करना जरूरी है, जिसके लिए उन्हें ओम को शांत और सुरक्षा का भाव महसूस कराना होगा। यह करने के लिए साहिस्ता ने ओम के कंधे को पकड़ा और कोमल स्वर में कहा, ओम, सब ठीक है, शांत हो जाओ, तुम अकेले नहीं हो। अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। गहरी सांस लो और अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। आराम करो और खुद को तनाव रहित महसूस करो। जैसे ही साहिस्ता ने कहा, वैसे ही स्क्रीन पर तस्वीरें धीरे धीरे बदलने लगी और दृश्य स्पष्ट रूप से दिखने लगी। तस्वीर एक के बाद दूसरी बदलने से पहले कुछ देर के लिए ठहरने लगी। डॉक्टर श्रीनिवासन ने गार्ड्स को चौकन्ना होने का आदेश दिया। उनकी आवाज़ ओम के कानों में पड़ी और डॉक्टर श्रीनिवासन ने खुद को स्क्रीन पर देखा। उसके बाद फिर एक गांव का दृश्य उत्पन्न हुआ। बहता पानी और हर जगह हरियाली का दृश्य दिखाई दिया। डॉक्टर श्रीनिवासन ने गहरी नज़रों से देखा और वे गंभीर हो गए। उसके बाद एक सरकारी विद्यालय, घिसी हुई लकड़ी की बेंच पर बैठे हुए कुछ बच्चे और कुछ अंग्रेज आदमी ईस्ट इंडिया कंपनी की पोशाक पहने हुए थे। तस्वीर भारत की स्वतंत्रता के पहले की लग रही थी। तस्वीर देखकर डॉक्टर श्रीनिवासन को ऐसा झटका लगा जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। साहिस्ता के अलावा सभी ने इस भाव परिवर्तन और असहज हाव भाव को महसूस किया। साहिस्ता ने कहा, ओम, क्या तुम यह करने के लिए तैयार हो? और जैसे ही उन्होंने यह कहा, स्क्रीन काली हो गई। हाँ, ओम शास्त्री ने जवाब दिया। लाइट डिटेक्टर में से बिप की आवाज आई, जिसका अर्थ था कि ओम सच में तैयार नहीं था। सभी की नजरें बिप की ओर मुड़ी, ओम की भी। उसने फिर साहिस्ता को देखा, जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वे परिपक्वता के साथ बोली, सब ठीक है, मैं समझती हूँ, पर हमें अब शुरू करना होगा। ओम, जब तुम अपनी आंखें खोलते हो तो हम दृश्य नहीं देख पाते हैं, इसलिए तुम्हें अपनी आंखों को बोलते समय बंद करना होगा, उन्होंने समझाया। ओम ने शांत से अपनी आंखें बंद कर ली। साहिस्ता ने पहले डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर देखा और फिर डॉक्टर बन्ना की ओर। दोनों ने धीरे से सिर हिलाया। साहिस्ता ने गहरी सांस ली और प्रक्रिया को शुरू किया। सुसेड़ कौन है? साहिस्ता ने अपना पहला प्रश्न पूछा। ओम कुछ देर के लिए शांत था, लेकिन वह जानता था कि उसकी स्मृतियां सब कुछ बता देगी, इसलिए वह बोला, वह मैं था। उसने जैसे ही यह कहा, स्क्रीन पर एक गांव और द्वीप के जंगल की तस्वीर आ गई। नंगे पैर धनुष बाण लिए हुए आदिवासी लोगों को कम लेकिन साफ कपड़ों में देखा जा सकता था। पौधों और फूलों की अद्भुत प्रजातियां, पहाड़ियों और ऊंचे झरने के साथ वह एक उपजाऊ जमीन प्रतीत हो रहा था। यह कौन सी जगह है? साहिस्ता ने पूछा। दक्षिण भारत का एक गांव, ओम ने जवाब दिया। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं वहाँ एक वैद्य था,
लोग विभिन्न उपचारों के लिए मेरे पास आते थे। मैं पहाड़ों पर उगने वाले हर एक जड़, छाल, पत्ते और फूल के बारे में जानता था। मुझे हर बीमारी और उसके इलाज के बारे में पता था। वास्तव में यह गांव कहाँ है? प्रोत्साहित करते हुए साहिस्ता ने पूछा। गांव का नाम सुचिंद्रम है। अब यह कन्याकुमारी जिले के तमिलनाडु के अंदर आता है। तुमने किसकी जान बचाई थी? मैंने कई जानें बचाई थी, जिसमें से एक थे लक्ष्मण। मैंने युद्ध के दौरान कई लोगों और बानरों की भी सेवा की थी। तुम्हारा मतलब है रामायण के लक्ष्मण? साहिस्ता ने सुनिश्चित करने के लिए पूछा। हाँ, ओम ने सोचना शुरू किया और उसके ऐसा करते ही एक आदमी की छवि स्क्रीन पर मूर्त हो गई। लंबी दाढ़ी, केसरिया रंग के कपड़े और लुंगी, लकड़ी की खड़ाऊं और सिर पर पगड़ी। उसके पास निश्चित रूप से पौधे एवं जड़ी बूटियां थीं और सामने कुछ असामान्य बर्तन व मलहम थे तथा पानी में घुली हुई कुछ जड़ी बूटियां। आदमी ओम शास्त्री से बिल्कुल मेल खाता हुआ था। वही चेहरा, वही आदमी जो आज है। एक आदमी बेहोश शरीर के पास बैठा था उसके बराबर में, और आदमी बेहोश व्यक्ति का हाथ पकड़कर रो रहा था। वहाँ पर बहुत सारे बानर मुख वाले मनुष्य थे जो सभी चिंतित नजर आ रहे थे। यह स्पष्ट था कि स्क्रीन पर दिख रहे पात्र और कोई नहीं बल्कि सुषेण, भगवान राम, लक्ष्मण एवं हनुमान थे। यह कैसे संभव है? तुम आज भी कैसे जीवित हो? साहिस्ता ने इस झटके को दबाते हुए साफ शब्दों में पूछा। मैं तब से वृद्ध नहीं हुआ हूँ। मुझे बहुत बार थकान महसूस होती है, लेकिन बिना खाए और आराम किए ही मैं अपने आप ऊर्जा से भर जाता हूँ। मुझे चोट लगती है, मैं बीमार पड़ता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मृत्यु मुझे अपने अंदर समा ले, मैं स्वस्थ होना शुरू कर देता हूँ। मैं मरता नहीं हूँ, ओम ने खुलासा किया। कमरे में शांति असहजता में बदल गई और माहौल कुछ उदास हो गया। साहिस्ता शायद ही किसी चीज पर विश्वास कर पा रही थी, लेकिन फिर भी आगे बढ़ी और पूछा, तुम उस समय कैसे दिखते थे? अचानक से डॉक्टर बन्ना अपनी कुर्सी पर से खड़े हुए और चीखते हुए बोले, यह सब बकवास है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे ही वे गुस्से में गरजते हुए बोले, उन्होंने दरवाजे की ओर चलना शुरू कर दिया। ओम ने अपनी आंखें खोल दी और कमरे में अंधेरा छा गया। एक गार्ड ने बिजली जलाई। डॉक्टर श्रीनिवासन और साहिस्ता डॉक्टर बन्ना का रास्ता रोकने के लिए उनकी ओर भागे। डॉक्टर बन्ना की आवाज़ गूंजी, सर, हम यहाँ एक मानसिक रोगी के साथ काम कर रहे हैं। मैं यह और नहीं सह सकता। वह यहाँ कल्पनाएं गढ़ रहा है। फिर लाइट डिटेक्टर क्यों कोई आवाज़ नहीं कर रहा? डॉक्टर श्रीनिवासन ने तर्क करते हुए पूछा। क्योंकि उसकी नब्ज सामान्य है। जब कोई झूठ बोलता है तो उसके रक्तचाप में उतार चढ़ाव होता है और दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। हमारी मशीन ऐसे बदलाव के अनुसार हमें सूचित करती है। डॉक्टर बन्ना ने कारण सहित उत्तर दिया। और जो तस्वीर हम देख रहे हैं? डॉक्टर श्रीनिवासन ने चुनौती देते हुए पूछा। जो तस्वीर हम देख रहे हैं वह उसकी यादें नहीं, बल्कि उसकी कल्पनाएं हैं जिन्हें वह सच मानता है। वह अपनी कहानियों व विचारों से प्रभावित है और इस जुनून ने उसे यह विश्वास दिलाया है कि वह जो कुछ भी बोल रहा है वह वास्तव में उसका एक हिस्सा है। वह अपनी कल्पनाओं को ऐसे पढ़ता है जैसे उसने उन्हें जिया हो, डॉक्टर बन्ना ने स्पष्ट किया। कल्पनाएं धुंधली होती हैं तेज, वे कभी भी इतनी स्पष्ट नहीं हो सकती जितने हम अभी उन्हें देख रहे हैं। केवल वास्तविक घटनाएं और लोगों को ही हमारे विचारों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। डॉक्टर बन्ना के व्यवहार से उत्तेजित होकर डॉक्टर श्रीनिवासन ने कहा, बिल्कुल सही, और यह आदमी बहुत दृढ़ता के साथ सोचता है कि यह सब सच है, इसीलिए वह इसे कभी भी कल्पना के रूप में सोचता ही नहीं है। उसका मानना है कि वह वहाँ मौजूद था और यह सब उसने जिया है। इस स्थिति पर डॉक्टर बन्ना अपने विचारों में और अधिक दृढ़ हो गए। सर, भारतीय पौराणिक ग्रंथों जैसे रामायण और बाकी सब में यह सब विशद रूप से वर्णित है, और उसने इतनी गहनता से उन सभी ग्रंथों का अध्ययन किया है कि वह यह सोचने लगा है कि वह वास्तव में उनका हिस्सा है। वह बीमार है सर, यह एक असामान्यता है, और इसके जैसे सामने दुनिया भर में कई हैं, डॉक्टर बन्ना ने जोर देते हुए कहा। सेशन यही समाप्त करना पड़ेगा, डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। हम कल जारी रखेंगे। अब सभी रात के खाने के लिए इकट्ठे हो जाइए। यह कहकर वे वहाँ से चले गए।
कुछ ही समय में पूछताछ कक्ष खाली हो गया। सुरक्षाकर्मी ओम को एक गुप्त स्थान पर ले गए और उसे हथकड़ी लगा दी गई। चारों ओर से सुरक्षाकर्मियों ने उसे घेर रखा था। बाद में सभी लोग दिन के बारे में चर्चा करने लगे। जैसे ही भोजन समाप्त हुआ, डॉक्टर बन्ना ने पूछा, अभिलाष और परिमल, इस मामले में अपना विचार हमें बताओ। क्या यहाँ पर किसी ने अश्वत्थामा और परशुराम के बारे में सुना है? अभिलाष ने पूछा। हाँ, भोले परिमल ने कहा। कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।